औरंगजेब की कब्र से निकला विवाद अब महाराष्ट्र में एक आग में तब्दील हो रहा है। नागपुर में हिंसा होती है, बवाल होता है, और फिर अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें है कि फ़हीम खान नाम का एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी एक संगठन बनाकर उसने पूरा एक मुहिम चलाई हुई है। इसमें और भी कई सारी परतें हैं, और आपको ये बता दूं कि नागपुर में ये हिंसा ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम नागपुर का तय हो चुका है। 30 मार्च को उनको वहां जाना है। अब इस पर भी सस्पेंस है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या लास्ट मिनट में सिक्योरिटी एजेंसीज जो वो कहेंगी तो उनको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। इन सब के बीच ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नागपुर एक शहर, संघ मुख्यालय जिस शहर में है, वो जल क्यों रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, हमारे साथ भास्कर हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आप बताइए कि नागपुर का ये पूरी कंट्रोवर्सी, ये आगजनी, ये पथराव, कहा जा रहा है कि कश्मीर जैसा मॉडल है, इस पत्थरबाज वैसे ही इस्तेमाल किए गए, क्या है, क्या चल रहा है नागपुर में? देखिए, नागपुर में जैसा कि आपने बता दिया, विवाद तो शुरू हुआ था औरंगजेब की कब्र से लेकर के। कुछ संगठनों ने उस कब्र को तोड़े जाने की मांग की थी। उसके बाद से विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद से थोड़ा तनाव भी बढ़ा था। लेकिन इसको जिस तरह से भड़काया गया, इसमें 2-3 बातें प्रमुख है। एक तो ये है कि वक्फ को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पे धरने चल रहे हैं, देश भर में कोशिशें हो रही है, अब तक सफल नहीं हुई है उस तरह से। उसके बाद जिस तरह से नागपुर में हिंसा को भड़काया गया, ये दोनों सोचने वाली बात है कि कोई भी इसकी टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि नागपुर में जो हिंसा भड़की है वो उस इलाके में भी भड़की है, जहां उस इलाके में भड़की है, बल्कि जो अफवाह फैली उस इलाके को लेकर के ही वो अफवाह फैलाई गई जिस इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। तो अब ये भी सोचने वाली बात है कि क्या टारगेट पर आरएसएस हेडक्वार्टर था क्या, ये बड़ा सवाल है एक। चूँकि अभी भी वो रास्ते बंद है, आरएसएस हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने वाले रास्ते बंद है। 1992 में बाबरी ध्वंस के बाद ऐसा किया गया था, अभी फिर किया गया है, अभी वो पूरे उस चारों तरफ के रास्ते बंद है। तो अब हेडक्वार्टर निशाने पर था, या हेडक्वार्टर में उस वक्त कौन मौजूद थे? कहीं मोहन भागवत तो नहीं थे निशाने पर, वो थे या नहीं थे ये पता नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। बट संघ मुख्यालय के सराउंडिंग में इस तरह की हिंसा भड़कना सवाल उठा रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा है, वो तय हो चुका है प्रधानमंत्री का दौरा। हालांकि ये 1-2 दिन पहले क्लियर हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा पहले से थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पे, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है, संघ मुख्यालय पहुँचेंगे। इसको लेकर के भी ये सवाल उठता है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि फ़हीम खान जो अरेस्ट हुआ है, इसने लोगों को मोबिलाइज़ किया, पुलिस का कहना है, और उसने उन लोगों को भड़काया। थाने के पास 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी की, और उसके भड़काऊ भाषण के बाद फिर हिंसा शुरू हो गई उसके बाद। तो ये बहुत सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है। ये जो साजिश की बात आप कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो भी लोग एक्टिव हैं, जो भी लोग सक्रिय हैं, आप किसी तरह की अफवाह अगर फैलाएंगे तो पुलिस एक्शन आप पर करेगी। तो आप फैक्ट पे बात कीजिए, आप इस तरह की कोई बात मत कीजिए जिससे कोई तनाव बढ़े, या आप किसी ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर ऐसे कम्युनिटी के लोगों को भड़काने की बात करें, गलत सूचनाएं देकर आग लगाने की कोशिश करें, तो आप पर पुलिस एक्शन लेगी। सबकी स्क्रूटनी की जा रही है, साइबर सेल एक्टिव है। इसके अलावा 100 से 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसमें वो एक एक चेहरा जो इस उत्पात में शामिल रहा है, अब उसकी बारी आएगी। अब जो है महाराष्ट्र की सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। तीसरी बात, अब तक 1200 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, एक एक नाम तैयार हो रहा है, एक एक लिस्ट बन रही है। तो अगर आप कभी भी किसी भी रूप में ऐसे किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में हैं जो आपको भड़का रहा है, तो सावधान हो जाइए। अब हम आते हैं इसके पॉलिटिकल मसले पे कि ये जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है कि ये कैसे रुकेगी, और कौन लोग हैं जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? सबसे पहला नाम इस पूरे विवाद में जो आता है वो तो अबू आज़मी का है। अबू आज़मी विधानसभा के बाहर एक बयान देते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर नहीं तोड़े थे और वो हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं।
इस एक बयान ने पूरे देश को जला कर रख दिया। ये औरंगज़ेब पर आया बयान, उसके बाद क्या यूपी, क्या दिल्ली, हर जगह इस पर प्रतिक्रियाएँ आईं। प्रतिक्रियाएँ आने के बाद ये हुआ कि औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ के फेंक दो। एक शांत मुद्दा जो सदियों से शांत पड़ा है, बीच में उठता है, थोड़ा सा थमता है, उठता है, थमता है, उसके बाद इसको सियासत ने और हवा दी। उन्होंने कहा सम्मान के पात्र, उन्होंने कहा उसको मानने वाले गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, और विवाद बढ़ता गया। हिंदू संगठन जो पुराने प्रतीकों को, मुगलकालीन प्रतीकों को बुरा मानते आए हैं शुरू से, उन्होंने कहा कि अब उस कब्र को तोड़ दो। फडणवीस जी ने कहा कि हम एआई संरक्षित जो पुरातत्व विभाग से संरक्षित जो कब्र है उसको कानूनी रास्ते से ही तोड़ सकते हैं। तो इस बयान ने और उसमें आगे का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर आए और नागपुर में उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास उस कब्र को तोड़ने की मांग ही हो रही थी, जहां पर एक चादर जलाने की अफवाह फैलाई गई। अब वो एक चादर जली, अब उस चादर को कुछ लोगों ने कुरान का नाम दे दिया, और इतना होते ही वहाँ पर बवाल शुरू हो गया। उसके बाद ही सब कुछ जो हुआ ना। अब ये साजिश कैसी है, आप सोचिए, एक मूवी रिलीज़ होती है छावा, उस मूवी के रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले या उसके आसपास बयान आता है अबू आज़मी का कि भैया औरंगज़ेब सम्मान के पात्र हैं, उन्होंने मंदिर बनाए। वही औरंगज़ेब जिन्होंने छावा जो छत्रपति संभाजी को मारा था। तो ये लड़ाई जो है ना, कहीं ये बॉलीवुड की लड़ाई जो है, ये सियासत पर बहुत भारी पड़ गई। और एक एक करके जी मैं आपके पास फिर लौटता हूं एक बार। मैं एक चीज और बता दूं कि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इलाका है। अब देवेंद्र फडणवीस क्या इस पूरे मसले पे क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि फडणवीस योगी की तरह एक छवि रीमेक करने की कोशिश में है, और ये जो मुद्दा है, इस पूरे बवाल को, इस पूरी घटना को वो कैसे लेते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, इससे बहुत कुछ तय होगा कि उनका कद क्या रहेगा। क्या अगर वो जो औरंगजेब की कब्र का विवाद है, उसके बाद से वहाँ पर एक पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहाँ सब कुछ तैनाती की गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कार सेवा करेंगे, वीएचपी एक्टिव हो गई है, बजरंग दल एक्टिव है। तो एक तरफ ये संगठन है, इनके साथ वो कैसे बात करते हैं, दूसरी तरफ ये जो फहीम खान जैसे लोग हैं जो पूरी राजनीति कर रहे हैं, अबू आजमी हैं, ओवैसी हैं, ये सब इस राजनीति में कूद पड़े हैं। तो ये जो एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जब 92 की घटना हुई थी अयोध्या, तब भी नागपुर जो था वो संयमित था, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन तब भी ऐसा उत्पात नहीं हुआ था। तो ये जो मुख्यमंत्री के इलाके में इतना मोबिलाइजेशन हो जाता है, मुख्यमंत्री को पल पल की खबर मिल रही होगी, सिख खुफिया इनपुट, सिख कहाँ फेल्योर हुआ और कैसे ये इतनी चीज बढ़ गई। शैलेंद्र जी। नहीं, देखिए, ये तो जो हिंसा भड़कती है उसमें तो मॉब का रिएक्शन कई बार बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। उसमें ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी इंतजाम वगैरह सब था। जब विवाद शुरू हुआ उसके बाद से ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पुलिस भी सतर्क थी। लेकिन ये तो भीड़ को उकसाया गया, जमा किया गया, चूँकि अफवाह ऐसी थी, इतनी सेंसिटिव अफवाह फैलाई गई कि सारे लोग बाहर आ गए। उसके बाद उनको भड़काना बहुत आसान हो गया। जब हम किसी धार्मिक मुद्दे पर लोगों को भड़काते हैं तो वो जल्दी भड़कते हैं, तो उसी का इस्तेमाल इसमें किया गया। तो ऐसा नहीं है, सुरक्षा तो थी ही, लेकिन वो सब कुछ इतना त्वरित हुआ कि पुलिस में 32 पुलिस वाले घायल हैं। उन्होंने पुलिस वालों की पिटाई की है बाजाप्ता। 3 कुल्हाड़ी मारा है डीसीपी को, 3 डीसीपी उसमें जख्मी है। महिला पुलिस कर्मियों के साथ शारीरिक अभद्रता की गई है उसमें, पकड़ करके। तो वो सोचिए कि मतलब कि ये किस लेवल की साजिश थी ये। मतलब मुझे लग रहा है कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया होगा कि पुलिस को भी नहीं छोड़ना है। एक चीज यही मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ तनाव जब बढ़ता है, आपके पास समय था, सुबह से तनाव हुआ, वीएचपी के गए, थाने में गया, मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, चीजें बढ़ने लगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रशासन का है कि आप चीज़ों को कब कंसीव करते हैं कि ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर आप इसमें जरा सा भी चूकते हैं तो स्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि उसको कंट्रोल करना आपको अब 3 दिन से आप देखिए
4 दिन से नागपुर का क्या हाल है, लोग घरों में बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, धारा 144 लगी है, जो लोग जिन इलाकों में नहीं भी लगी है वहाँ भी घर वाले बाहर जाने से डर रहे हैं, दुकानें आदि खुल रही हैं, शाम होते ही लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, जो कहीं किसी काम से बाहर जा रहा है तो उनको भी चिंता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब आप कब जब किसी स्थित शहर को माहौल बिगड़ता है तो उसको वापस आने में समय लगता है। हम ये कह रहे हैं कि अब जो ये जिम्मेदारी है इसमें आम लोगों की, ये पुलिस प्रशासन अपनी जगह है, ये हर घर में, हर मोहल्ले में, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप भी प्रोएक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए और आप किसी की अफवाह में मत फंसिए, क्योंकि जो प्रशासन के लोग चंद हैं, आम लोग ज्यादा हैं। तो आप अपनी भूमिका निभाइए और ऐसे व्यक्ति की सूचना सही जगह पहुंचाइए। भास्कर, एकदम सही कह रहे हैं, अफवाह किसी को नहीं फैलानी चाहिए, अफवाह फैलाएंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि औरंगज़ेब का विवाद इतिहास का है, उसको इतिहास के पन्नों में ही रहने दीजिए। उस पर जो सियासत कर रहे हैं, सियासी रोटी जो सेक रहे हैं, उससे आप बच कर रहिए। वो आपका मुद्दा नहीं है, वो सियासत का मुद्दा है और वो वोट बैंक का मुद्दा है। वो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, कई तरह की राजनीति को करने के लिए होता है। तो इस तरह की राजनीति में ना उलझें, आपको रोज़ काम करना है, घर आना है, अपनी जिंदगी को के पर ध्यान दीजिए। जी का लूंगा मैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कब्र को कब्र में रहने दो, उसको वहां से गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, और हिंदुस्तान उसके आगे सोचना चाहता है। क्या आप क्या कहेंगे कि ये विवाद उस तरह से हल होगा या कुछ और अभी चलेगा इसमें? नहीं, राजनीति तो चलेगी, राजनीति चलेगी, राजनीति करने वाले करेंगे, लेकिन ये है कि दोनों स्तर पर, जैसा आपने कहा, हमारे आपके स्तर पर, मतलब आम लोगों के स्तर पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आम लोगों को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि प्रशासन कैसे इसको, सरकार इसको कैसे टैकल करती है इन चीज़ों को। अभी जो घटना हुई है, देखिए हम यूपी की बहुत बात करते हैं, महाराष्ट्र में ये मौका है, मुझे लगता है सरकार के लिए, सरकार कितनी कड़ी कार्रवाई करती है, कितना एक्शन लेती है, उससे तय होगा कि आगे महाराष्ट्र में इस तरह की माहौल बिगाड़ने की कोशिश तेज होगी, कम होगी। अभी मुझे लगता है कि सरकार, पुलिस एक्शन मोड में है, पुलिस एकदम कह रही है कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब बहुत 10 टीमें बना दी गई हैं, ढूंढ रही है, उठा करके पकड़ा जा रहा है। यूपी में योगी जी ने वो माहौल बना रखा है कि वो डर है कि हाँ, ये डर है। में भी ऐसा तो डर? प्रशासन का एक डर होना चाहिए कि हम दंगा फैलाएंगे, फसाद फैलाएंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो ये एक मौका है, मुझे लगता है ये एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है महाराष्ट्र की सरकार के लिए, महाराष्ट्र के समाज के लिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए, कि सरकार बहुत ही कड़ाई के साथ इसको हैंडल करे, ताकि आगे के कोई भी इस तरह की घटना के पहले सोचे, लोगों को भड़काने के पहले सोचे कि हम बचेंगे नहीं। नागपुर में जो कुछ हो रहा है, नागपुर का जो सवाल है वो भी हम आपको बताएंगे, औरंगजेब की कब्र पे विवाद और सियासत वो भी हम आपको बताएंगे, और फडणवीस क्या एक्शन लेते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, टिप्पणी कीजिए और बताइए कि एक आम नागरिक के नाते आपकी क्या भूमिका हो सकती है। क्या आप सोशल मीडिया पर किसी अफवाह गैंग के साजिश का शिकार बनेंगे, या फिर हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें सब लोग शांति से रह सकें, नागपुर जैसी घटना दोबारा ना हो। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।